नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं प्रवीण बंसल और हम करने जा रहे हैं पढ़ाई लेखा शास्त्र की कक्षा 11वीं अध्याय 5, जिसका नाम है बैंक समाधान विवरण। अध्याय 4 में आपने जाना कि व्यावसायिक संगठन रोकड़ बही में नगद व बैंक संबंधी लेन देनों का अभिलेखन करती है। रोकड़ बही उन सभी लेन देनों को लिखा करती थी जिसमें पैसे का आना जाना हुआ करता था। रोकड़ बही रोकड़ खाते व बैंक खाते दोनों के अंत में दोनों खातों का शेष प्रदर्शित करती है, कैश और बैंक दोनों का ही। एक बार जब रोकड़ बही को संतुलित कर लिया जाता है तो यह एक सामान्य अभ्यास है कि उसमें अभिलिखित लेन देनों का मिलान बैंक पासबुक की प्रविष्टियों से किया जाता है। बैंक पासबुक का अर्थ है बैंक द्वारा आपकी सभी प्रविष्टियों का लिखा जाना। देखिए, आपने यदि कोई चेक बैंक में जमा कराया तो रोकड़ बही में तो उसको आपने लिख लिया, परंतु बैंक में वह पैसा आप तक पहुंचा या नहीं, यह सिर्फ और सिर्फ बैंक ही बता सकता है। यह भी तो हो सकता है कि वह चेक अभी तक क्लियर ही ना हुआ हो, उस चेक पे अंकित हस्ताक्षर मैच ही ना हुए हों, या कोई भी अलग तरीके का इसके अंदर रीजन हो सकता है। अब देखिए, यह पासबुक शब्द अपने आप में एक पुस्तक है। पासबुक का अर्थ है बैंक द्वारा बनाई गई ऐसी किताब जिसमें आपके खाते में आए और गए सभी तरह के पैसे लिखे जाते हैं। इस प्रकार की जांच के लिए आवश्यक है कि रोकड़िया इस बात से आश्वस्त हो कि रोकड़ बही में सभी लेन देनों की प्रविष्टि हो चुकी है तथा बैंक से भी खाते का विवरण अथवा पासबुक पूरी करवा कर मंगवा ली गई है। कहने का मतलब यह हुआ कि जो प्रविष्टियां कैश बुक में लिखी गई हैं वह सभी प्रविष्टियां अगर बैंक द्वारा दी गई पासबुक में भी लिख दी गई हैं तो कोई दिक्कत नहीं, परंतु यदि कैश बुक का नाम मैं जब भी लूंगा तो आप कैश बुक के बैंक कॉलम को ही याद करें, कैश बुक के कैश कॉलम को आप याद नहीं करेंगे। कैश बुक के बैंक कॉलम में डेबिट या क्रेडिट, पैसों का आना या जाना, इन सभी प्रविष्टियों को बैंक की पासबुक से तुलना कराई जाती है। अब इनमें से कुछ प्रविष्टियां ऐसी हो सकती हैं कि बैंक ने उनको ना लिखा हो और आप उसको लेन या देन मान चुके हैं, या फिर बैंक कुछ प्रविष्टियां अर्थात पासबुक में कुछ प्रविष्टियां हो चुकी हैं और आप उनको अभी तक लिख नहीं पाए हैं। तो शायद इन गलतियों की वजह से बैंक द्वारा बताया गया बैलेंस और रोकड़ बही मतलब कैश बुक द्वारा बताया गया बैलेंस अलग अलग हो सकता है। तो इन दोनों शेष राशियों को सही करने के लिए, इनका मिलान कराने के लिए जो विवरण बनाया जाता है उसे बैंक समाधान विवरण कहा जाता है। अंग्रेजी में हम इसको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी कहते हैं। इस तरह की चीजों को उदाहरण से समझें। आपकी पुस्तक में बोला गया है, सामान्यतः ऐसा अनुभव किया गया है कि जब रोकड़ बही द्वारा प्रदर्शित बैंक स्तंभ के योग की तुलना बैंक विवरण द्वारा प्रदर्शित शेष से की जाती है, जैसा कि मैंने कहा, कैश बुक के बैंक कॉलम की तुलना जब पासबुक से की जाती है तो यह समान नहीं होते। दोनों द्वारा दी गई शेष राशि समान नहीं होती, इनमें अंतर होता है। इसलिए हमें सर्वप्रथम इस अंतर के कारणों का निर्धारण करना पड़ता है। विद्यार्थियों,
ये सारे के सारे जो भी आपसे छूट गए हैं, वो प्रविष्टियां जो आपसे छूट गई हैं, यह कोई अलग तरीके की गलती किसी रोकड़िया ने नहीं कर दी है, ये सामान्य रूप से हो ही जाती हैं। अब आप जब अपनी कैश बुक और पासबुक की तुलना करते हैं तो यह सारी गलतियां आपके सामने आ जाती हैं और इन सभी गलतियों को आप अपनी बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में दिखा दिया करते हैं और उसी तरह के प्रश्न आपको इस अध्याय में कराए जाएंगे। चलिए देखते हैं आपकी पुस्तक क्या कहती है। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट मतलब यह विवरण इन दोनों पुस्तकों के शेषों का मिलान कर देता है। बैंक समाधान विवरण बनाने के लिए हमारे पास रोकड़ बही के अनुसार बैंक स्तंभ में दिया गया शेष, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, वह उस तिथि विशेष तक दोनों पुस्तकों में दर्शाए गए लेन देनों का विवरण उपलब्ध होना चाहिए। यदि दोनों पुस्तकों के शेषों में अंतर पाया जाता है तो उनमें दिखाई गई विभिन्न मदों की तुलना कर अंतर तथा उस धन राशि का निर्धारण किया जाता है। चलिए देखते हैं। उदाहरण में दिया है कि आपको रोकड़ बही के अनुसार शेष प्रदान है, मतलब कैश बुक का बैलेंस आपको दिया हुआ है। अब भुगतान के लिए दिए गए चेक जो बैंक में प्रस्तुत नहीं हुए। सुनिए, आपने भुगतान के लिए अपने किसी क्रेडिटर को या किसी भी तरीके की देनदारी को पैसे दिए, आपने अपनी देनदारियों को चेक दिया। जैसे ही आपने चेक दिया, आपने अपनी कैश बुक में उसको घटा दिया, परंतु उन लोगों ने अभी तक यह चेक बैंक में प्रस्तुत नहीं किया है। उन लोगों ने यह चेक अभी तक बैंक में प्रस्तुत नहीं किया है, तो बैंक में से तो पैसा कटा नहीं और आपके कैश बुक में से पैसा कट चुका है। तो इस तरह की गलती में रोकड़ बही और पासबुक के शेष आपस में एक जैसे नहीं दिखाई देंगे। तो इसी तरह के अंतरों को आप बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में दिखाते हैं। और देखते हैं, बैंक द्वारा दी गई ब्याज की राशि। बैंक ने आपको ब्याज दिया, अर्थात पासबुक में मतलब बैंक में यह पैसा बढ़ गया, परंतु आपको इस चीज की कोई जानकारी नहीं। जब आपको जानकारी ही नहीं, इसका मतलब कैश बुक में यह राशि कम है। मैंने आपके सामने दो उदाहरण रखे, जिन दोनों ही उदाहरणों में आपने यह जाना कि बैंक में से पैसा आ चुका है या जा चुका है और हमें इस बारे में नहीं पता कि वह पैसा बैंक में आ चुका है या जा चुका है। तो इसी तरह के अंतरों को आपको मिलाना है। फिर से दोहराता हूं अपना पहला उदाहरण। हमने किसी क्रेडिटर को चेक दिया और बैंक से अभी तक उस क्रेडिटर ने पैसे नहीं लिए। इसका मतलब बैंक में पैसे ज्यादा हैं। तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन बनाते हुए आप सिर्फ एक बात का ध्यान दीजिए, जब आपको रोकड़ बही का शेष दिया हुआ है, जब आपको कैश बुक का शेष दिया हुआ है और आपको पासबुक के शेष पे पहुंचना है, तो आप जहां पहुंचना चाहते हैं, आप सिर्फ उसके हिसाब से यह देखिए, यदि वह चीज बढ़ रही है, जैसे कि हमारे उदाहरण के अनुसार हमें पासबुक के शेष पर पहुंचना है, तो हम यह देखेंगे कि हमारे किसी भी प्रविष्टि के कारण
यदि पासबुक का बैलेंस बढ़ गया है तो हम भी बढ़ जाएंगे, और यदि पासबुक का बैलेंस घट गया है तो हम भी घट जाएंगे। जैसे हमने अपने एक क्रेडिटर को चेक दिया, लेकिन वह उस चेक को लेकर अभी तक बैंक में प्रस्तुत नहीं करता है, तो बैंक में पैसा अभी भी वैसा ही है जैसा था, मतलब बैंक बढ़ा हुआ है। उदाहरण के रूप में मान लीजिए आपके कैशबुक और पासबुक दोनों में ही 30-30 हजार रुपये हैं। आपने 10,000 रुपये के चेक दिए, लेकिन वह चेक अभी तक बैंक में प्रस्तुत नहीं हुए। कैशबुक में 10,000 रुपये घटा दिए गए, परंतु पासबुक में अभी तक वह चेक प्रस्तुत नहीं हुए। इसका मतलब पासबुक में 30,000 रुपये ही दिख रहे हैं। अब आप देखिए, तुलना कीजिए। पासबुक में तो वैसे ही 30,000 रुपये दिख रहे हैं जैसे थे, परंतु कैशबुक से 10,000 रुपये कम हो चुके हैं। तो देखिए, पासबुक बढ़ चुकी है और इसलिए हमने इसको जोड़ दिया। मैं फिर से दोहराना चाहूँगा, यदि आप पासबुक का बैलेंस निकालना चाहते हैं तो आपको यह देखना होगा कि कैशबुक और पासबुक दोनों में तुलना करनी है और यह देखना है कि पासबुक बढ़ चुकी है तो आप भी बढ़ जाएंगे, और अगर पासबुक घट चुकी है तो आप भी घट जाएंगे। चलिए देखते हैं अपना दूसरा उदाहरण। बैंक द्वारा दी गई ब्याज की राशि। यदि बैंक ने आपको ब्याज दिया है तो बैंक में पैसा बढ़ गया होगा। मान लीजिए कैशबुक और पासबुक दोनों में ही 30-30 हजार रुपये शेष दिखाई दे रहा था, परंतु बैंक ने आपको 1,000 रुपये की ब्याज राशि दी और इसकी जानकारी हमें बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब पासबुक में जो शेष राशि दिखाई देगी वह दिखाई देगी 31,000, और कैशबुक जैसे थी वैसे ही। अब आप तुलना कर लीजिए, पासबुक बढ़ी हुई है तो जवाब है हाँ, तो आपने उसको भी जोड़ दिया। ठीक है विद्यार्थियों, अब देखते हैं कुछ नए उदाहरण। नए उदाहरण है, जमा किए गए चेक जिन्हें अभी संग्रहित नहीं किया गया है। हमने कोई चेक बैंक में जमा कराया। जमा कराया अर्थात मैंने बैंक में चेक डाला जिससे मुझे धनराशि आनी थी। मान लीजिए मेरे किसी विद्यार्थी ने मुझे फीस दी और वह फीस का चेक मैं बैंक में डालाता हूं, परंतु बैंक ने अभी तक उसको संग्रहित मतलब कलेक्ट नहीं किया है। कारण कोई भी हो सकता है, या तो बैंक हॉलिडे हो गया, या फिर उस पे किए गए हस्ताक्षर मैच नहीं हुए, या कोई भी कारण। जैसे ही मैंने चेक बैंक में डाला, अपनी कैश बुक में मैंने बढ़ोतरी कर ली। मान लेते हैं कैश बुक में यह बढ़ोतरी हो गई, परंतु पासबुक में कोई भी चेंज नहीं आया। पासबुक जैसे थी वैसी ही रही। पासबुक में 30,000 रुपये ही दिख रहे हैं। अब आप तुलना कीजिए, पासबुक बढ़ी हुई है या घटी हुई है। तो जवाब है पासबुक घटी हुई है, और यह हमने माइनस करी, घटा दी। अब देखते हैं अगला उदाहरण। बैंक शुल्क जिसे रोकड़ बही में नहीं लिखा गया। विद्यार्थियों, आप जानते हैं बैंक कई तरीके के शुल्क खाताधारी पर लगाता है। उसमें से कोई एक शुल्क बैंक ने लगाया जिसकी खबर
आपको बिल्कुल भी नहीं। बैंक ने मान लीजिए 1,000 रुपये का शुल्क आपके खाते से काटा। अब पासबुक में पैसे कम हैं और कैश बुक में पैसे उतने ही हैं जितने थे। तो अब आप तुलना कर लीजिए, पासबुक में पैसे कम हैं या ज़्यादा। पासबुक में पैसे कम हैं, तो इसको हमने घटा दिया। अब इन सभी जमा और घटा की चीज़ों को बैलेंस करने के बाद जो रकम आपको दिखाई देगी वह है पासबुक के अनुसार शेष। मैं फिर से दोहराना चाहूँगा, बैंक द्वारा दिखाई गई राशि पासबुक में होती है और हमारे द्वारा लिखे गए पैसे कैश बुक में होते हैं। कैश बुक और पासबुक द्वारा बताए गए बैंक के शेष हमेशा एक नहीं होते। उनमें कुछ प्रविष्टियों की वजह से अंतर दिखाई देता है। उस तरीके के कुछ अंतर आपको आपके प्रश्न में दिए जाएंगे और आपसे यह निवेदन किया जाएगा कि आपको इनमें से किसी एक पुस्तक का शेष दिया जाएगा और यह कहा जाएगा कि आप दूसरी पुस्तक का शेष निकालिए। यदि आपको कैश बुक का शेष दिया हुआ है तो आपको पासबुक का शेष निकालने के लिए कहा जाता है और आपने सिर्फ एक ही तरीके से सोचना है। यदि पासबुक में चीज़ें बढ़ रही हैं तो आप भी बढ़ जाएंगे। अगर पासबुक में चीज़ें बढ़ी हुई हैं तो आप भी बढ़ेंगे, तभी तो आप पासबुक तक पहुंच पाएंगे। और यदि किसी एरर की वजह से पासबुक में चीज़ें घटी हुई हैं तो आपको भी घटना होगा, तभी तो आप पासबुक पर पहुंच पाएंगे, जिसके कुछ उदाहरण हमने अभी अभी किए। सीखते हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट को एक प्रश्न के रूप में। आप देख सकते हैं, अनिल व कंपनी के निम्न विवरण 31 अगस्त 2005 को बैंक समाधान विवरण बनाइए। मतलब आपको कुछ एरर दिए हुए हैं और बैंक पासबुक का बैलेंस आपको पता लगाना है। रोकड़ बही के अनुसार आपको शेष 54,000 रुपये दिया हुआ है। देखिए, आपको रोकड़ बही का शेष दिया हुआ है और यह नहीं बताया गया कि रोकड़ बही का शेष प्लस है या माइनस, तो हम इसको प्लस ही मान के चलते हैं, डेबिट बैलेंस ही माना जाएगा। अब आपके सामने कुछ अंतर, कुछ एरर आपको दिए गए हैं। अब आपको इन सब का ध्यान रखते हुए बैंक पासबुक के शेष को पता लगाना है। मैं फिर से दोहरा दूं, आपको जब बैंक पासबुक के शेष के बारे में पता लगाना है तो आपको यह पता लगाना है कि बैंक पासबुक बढ़ा या घटा। अगर वह बढ़ गया है तो आप भी बढ़ जाइए और अगर वह घट गया है तो आप भी घट जाइए। ठीक है, चलिए। अनिल व कंपनी खाते में 100 रुपये का आकस्मिक शुल्क नाम किया गया। अनिल की कंपनी के खाते में 100 रुपये का शुल्क लगाया गया। मतलब बैंक ने 100 रुपये से कटौती की, जिसका अभिलेखन रोकड़ बही में नहीं हुआ है। मतलब जिसकी जानकारी हमें बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब पासबुक में कटौती हुई और पासबुक का बैलेंस नीचे आ गया और पासबुक का बैलेंस कैश बुक की तुलना में कम है। आइए और अच्छे तरीके से समझते हैं। कैश बुक, पासबुक दोनों में ही मान लीजिए किसी दिन 10-10 हजार रुपये शेष हैं। बैंक वालों ने 100 रुपये का शुल्क काटा और बैंक में 100 रुपये कम होने के कारण 9900 रुपये शो हुए। परंतु कैश बुक में क्योंकि हमें कोई जानकारी ही नहीं थी, वह 10,000 रुपये ही दिखते रहे।
पासबुक में 100 रुपये कम हो चुके हैं और हमें पासबुक का ही शेष पता लगाना है। अर्थात पासबुक कम हो चुकी है तो हमें भी कम होना होगा। तो देखिए, क्रम में थोड़ा सा बदलाव है, 100 रुपये घटा दिए गए हैं। चलते हैं अगले अंतर पे। 5400 रुपये के चेक बैंक में जमा कराए गए। 5400 रुपये के चेक बैंक में जमा कराए गए, लेकिन अभी उनका संग्रहण नहीं हुआ है। बैंक में चेक जमा कराए गए, परंतु बैंक में अभी तक वह पैसा नहीं आया। मान लीजिए आपकी कैश बुक और पासबुक दोनों में 5-5 हजार रुपये हैं और जैसे ही आपने बैंक में चेक जमा कराया तो उसकी एंट्री आप कैश बुक में उसी वक्त कर देते हैं, परंतु पासबुक बैंक उसमें तो कोई पैसा अभी तक पहुंचा नहीं। इसका मतलब पासबुक कम है और उसको हमने घटा दिया। 5400 रुपये हमने घटा के लिख दिए। तो चलिए अब चलते हैं अगले अंतर पर। अब प्रश्न कहता है, अनिल एवं कंपनी द्वारा 20,000 रुपये के चेक जो भुगतान के लिए दिए गए थे अभी तक प्रस्तुत नहीं हुए। देखिए, आप जैसे ही चेक का भुगतान करते हैं आप कैश बुक में से उतनी राशि घटा लेते हैं, परंतु अगर वह व्यक्ति जिसको आपने भुगतान किया है वह उन पैसों को बैंक से लेने ही ना पहुंचे तो इसका मतलब बैंक से तो वो पैसा निकला नहीं है और बैंक में वह पैसा बढ़ा हुआ ही नजर आएगा। देखते हैं कैसे। मान लीजिए आपके कैश बुक और पासबुक में 50-50 हजार रुपये हैं। आपने 20,000 रुपये के चेक का भुगतान किया। जैसे ही भुगतान किया आपने कैश बुक में से उसको घटा दिया। कैश बुक का बैलेंस घट गया, परंतु पासबुक में अभी भी वही बैलेंस दिखता रहेगा जितना था, क्योंकि वह चेक अभी तक बैंक में प्रस्तुत ही नहीं हुआ है। अब तुलना कीजिए कैश बुक और पासबुक की। हमें पहुंचना पासबुक पर है और पासबुक बढ़ा हुआ है और यदि वह बढ़ी हुई है तो आपको उसे बढ़ाना ही होगा, क्योंकि हमको पहुंचना पासबुक पे है और हमने इसको 20,000 रुपये को जमा राशि में दिखा दिया। अब देखिए, इसको बैलेंस करते हैं। जो अधिक है वह है 74,000, जिसमें से घटाया जाएगा 5400 और 100 5500 और आपको जो प्राप्त राशि हुई वह हुई 68,500, जो है बैंक पुस्तिका के अनुसार शेष। और यह आपकी बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट पूरी होती है। इसी तरह के बहुत से प्रश्न आपकी पाठ्य पुस्तक में आपको दिए हुए हैं। आप सभी से निवेदन है कि उन सभी प्रश्नों का अभ्यास करें और भी बहुत सारे प्रश्नों के साथ हम आपको अगले चरण में मिलेंगे। धन्यवाद।